Julia students, welcome to the second part of atoms and molecules. In first part, I have told you about the history of the atom. एटम की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और साथ में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. आज हम क्या करेंगे इस पार्ट में हम करेंगे, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज एटम. ठीक है बच्चों, व्हाट इज एन एटम. व्हाट इज एन एटम. ओके बच्चों, व्हाट इज एन एटम. हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था. तो आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारा मिस्त्री जो है, आपने मैसन देखा होगा. मिस्त्री घर बनाता है, आपको मालूम है. जब वो घर बनाता है तो वो क्या करता है, वो ईंटा लेके ईंट से एक एक ईंट को जोड़ के वो घर बनाता है. तो जब वो एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है तो हम क्या कह सकते हैं उस टाइम पे कि जो एक बड़ा बिल्डिंग बना, वो बिल्डिंग किस चीज से बना, उस बिल्डिंग का ब्लॉक्स क्या, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या था, एक ब्रिक्स को जमा करके इतना बड़ा हमारा एक बिल्डिंग बना. ठीक है बच्चों. तो वैसे ही आप अगर हम मान लेते हैं एक हमारा एंट का, एक चींटी का जो एक घर बनता है. ठीक है, एंट हिल जो बनता है वो आपने कभी देखा बच्चों, आपने कभी खेत में जाके देखा कि चींटी जो है अपना एक घर बनाता है, वो कैसे बनाता है. आपने देखा होगा, अगर आपने देखा तो आपने नोटिस किया होगा कि चींटी जो है जमीन के अंदर से एक एक सैंड ग्रेन्यूल्स निकाल के लाता है और उन सबको बाहर जमीन के अंदर से बाहर निकाल के वो एक हिल बना देता है. अब एंड हिल का जो मेन किस चीज से बना है, वो एक एक ग्रेन से. वैसे ही हमारा जो मैटर जो है, ठीक है, मैटर आपको मालूम है. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास. ठीक है बच्चों. तो कोई भी हमारा मैटर जो है, वो मैटर किस चीज से बना है, उस मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो एटम है बच्चों. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो एटम है. वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिटेल में आपको बताया था. और हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जो हमारा एटम जो है वो है इनडिविजिबल पार्ट. जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं और लास्ट में एक ऐसा चीज हमारे पास पहुंच जाता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उस पार्ट को हमने एटम कहा था. ठीक है, उस पार्ट को नाम दिया था एटम. ठीक है बच्चों, उसको हमने एटम का नाम दिया था. मगर आगे चल के हम जब हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर्स में हमें यह मालूम होगा कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड. मगर ये हम 18th सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था. ठीक है बच्चों. ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि अब हमारा एटम का साइज कितना है. अब हम इमेजिन करते हैं एटम, हम कहते हैं एटम, हमने इसको तोड़ दिया छोटा सा. कितना छोटा. अब हम एटम इतना छोटा है कि उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. हमारा बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन. ठीक है बच्चों. जो एटम जो है, एटम का जो रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस कहते हैं. एटम का एक रेडियस, जैसे कि हमारा सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल का सेंटर, और सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं. तो एटम अगर एक सर्कल होगा छोटा सा, तो इसका भी एक रेडियस होगा. उस रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. और वो जो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारा नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं बच्चों. आप नैनोमीटर कितना होता है? 1/10⁹ को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं बच्चों. ठीक है, तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है? 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा है 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है बच्चों. तो ये इतना छोटा है कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. हम इतना हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा. ठीक है बच्चों. अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है, जब एटम इतना छोटा है जिसको हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में क्यों बॉदर करें, हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं?
ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमारा बनता है, क्योंकि एक ऐसा चीज है जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम बिल्कुल हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे? ठीक है ना, हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे इस अर्थ के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर जितना भी मैटर है, वो मैटर सारा जो है वो एटम से बना है। ठीक है, तो उस मैटर में जो कुछ चेंजेस या जो कुछ होता है वो सारा एटम की वजह से होता है। तो वहां पे एटम जरूरी पड़ता है हमें एटम के बारे में पढ़ना। अब जब हम एटम कह रहे हैं तो एटम इतना छोटा है कि हम इमेजिन कर रहे हैं जो हमारा इस बुक का एक पेज, ये एक पेज कितना मोटा है, इसका थिकनेस आप देखिए। अगर इस थिकनेस की बात करें तो इस थिकनेस में मिलियंस ऑफ एटम्स है बच्चों। अब हम बता सकते हैं कि इस एक थिकनेस में, एक पेपर के थिकनेस में मिलियंस ऑफ एटम्स, तो एटम इतना छोटा है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हम एटम क्या था, जब हम एटम के बारे में जब स्टडीज हो रहा था 18th सेंचुरीज के एंड में, तो तब हमारा क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिला, उनका अब हमें मालूम होते गया डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को एक सिंबल देना था, उनको एक नाम देना था और उसका एक नाम के साथ सिंबल देना था। तो वो जॉन डाल्टन जो है, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, उन्हीं जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एलिमेंट अ सिंबल एंड नेम, एक एलिमेंट का सिंबल। और वो जो सिंबल वो उसने दिया, वो सिंबल स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एटम्स बताते थे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने कुछ एटम्स का सिंबल दिया। ठीक है बच्चों, जो हमारा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने दिया, एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के बीच में एक डॉट लगाया। ठीक है बच्चों, एक सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में डॉट लगाया, उसने कहा यह है हमारा हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल। वैसे ही उन्होंने एक और सर्कल बनाया, इस सर्कल का क्या किया, इस बार इन्होंने इस सर्कल के अंदर पूरा उन्होंने शेड कर दिया, सर्कल के अंदर पूरा शेड कर दिया, और इसको इन्होंने बताया कार्बन। ठीक है बच्चों, ये कार्बन का सिंबल गिवन बाय जॉन डाल्टन। उन्होंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही सर्कल बना के रखा और उन्होंने कहा यह है सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल। वैसे ही इन्होंने एक और सर्कल बनाया, इस सर्कल में उन्होंने एक यू साइन बनाया और उन्होंने कहा यह फास्फोरस का सिंबल है। ठीक है बच्चों, वैसे ही इन्होंने एक और सिंबल बनाया, सर्कल बनाया, इस सर्कल में एक बीच में 2 लाइन खींच दिया, सर्कल को हमने 4 हिस्से में इन्होंने बांट दिया और इस सिंबल को उन्होंने सल्फर का सिंबल। फिर वैसे ही एक सर्कल बनाया, उसके बीच में आई लिखा, आयरन का सिंबल। सर्कल बनाया, उसके बीच में सी लिखा, कॉपर का सिंबल। सर्कल बनाया, उसके बीच में एल लिखा, लेड का सिंबल। सर्कल बनाया, उसके बीच में एस लिखा, सिल्वर का सिंबल। ठीक है बच्चों, तो वो ऐसे ही सिंबल्स दिया। इन सिंबल्स को आपने याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक में दिया हुआ है और आपने याद भी नहीं करना है। और जॉन डाल्टन के टाइम पे बहुत कम एटम के बारे में हमें मालूम था, इसीलिए उन्होंने एक लिमिटेड एटम का उन्होंने सिंबल दिया जो उन्हें मालूम था। ठीक है, उसी टाइम पे एक और हमारा साइंटिस्ट आया, उनका नाम था बेसिलस। ठीक है, उन बेसिलस ने एक सजेशन दिया कि ये सिंबल थोड़ा ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के नाम का 1 लेटर या 2 लेटर लेके हम सिंबल बनाएंगे करके उन्होंने एक सजेशन दिया। अब उनका जो सजेशन था, कि उनका जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम क्या है, उस नाम का लेटर लेके करें। तो पहले हमारा जो सबसे पहले तो हमें एलिमेंट का नाम देना है, उस एटम का नाम देना है जो एटम वहां पे डिस्कवर हो रहा था। ठीक है, तो जैसे पहले उस टाइम पे जो एटम या एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहा था, उन एलिमेंट्स का नाम कैसे दिया, कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया जिस जगह से वो पाया गया। ठीक है, कहां से वो मिला उस जगह का नाम ही दे दिया। जैसे हमारा कॉपर है,
ठीक है, कॉपर का नाम मिला किसके से? साइप्रस से। ठीक है बच्चों, साइप्रस। ठीक है, ये साइप्रस एक जगह का नाम है जिस जगह से हमें सबसे पहले कॉपर मिला था, तो कॉपर का नाम हमने साइप्रस रख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जगह के नाम के बेस में। और कुछ जो हमारा एटम जो था, कुछ एटम या एलिमेंट, या एटम का है या एलिमेंट, उनको उनके कलर को देख के उसका नाम दिया। ठीक है बच्चों, जैसे एक उनको एलिमेंट्स मिला जिस एलिमेंट्स का कलर जो है वो येलो था। ठीक है, तो इंग्लिश में येलो को गोल्ड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में येलो को गोल्ड कहते हैं, तो इसीलिए उस मेटल का नाम हमारा, उस एलिमेंट्स का नाम रख दिया गोल्ड। ठीक है बच्चों, अब ऐसा नाम देते देते जा रहे थे उस टाइम पे, मगर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जा रहा था एटम्स का। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट नाम्स दिया जा रहा था। जैसे हम एक एग्जांपल ऐसी ले लें, तो जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज का, जैसे एग्जांपल बात करें चिड़िया का, हिंदी में चिड़िया कहते हो, इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, लद्दाखी में चिपा कहते हैं, तो हर एक लैंग्वेज में उसका अपना अपना एक नाम है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड वर्ड में। तो बाद में जब हमारा आजकल क्या बना, एक हमारा यूनियन बना, उस यूनियन को कहते हैं IUPAC। ठीक है, एक यूनियन बना, उस यूनियन को कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक यूनियन बना। ये यूनियन बनाने के बाद इन्होंने अब नाम, ये लोग अब नाम अप्रूव करते हैं आजकल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट, नया एलिमेंट खोजा है तो उसका नाम जो है IUPAC के हिसाब से लगाते हैं, उनका नाम हम वो अप्रूव करते हैं। ठीक है, अब IUPAC के हिसाब से जब उन्होंने नाम अप्रूवल किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम एलिमेंट्स का नाम कैसे रखेंगे। वो एलिमेंट्स का नाम जो इंग्लिश लेटर जो है उनमें, उनका या 1 लेटर लेंगे या उनका उनमें से 2 लेटर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, HYDROGEN, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का उन्होंने सिंबल क्या लिया? उन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल लिया H मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का सिंबल लिया उन्होंने H। वैसे ही उन्होंने डिफरेंट और एलिमेंट्स लिया, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल जो है उन्होंने Al लिया बच्चों। जब हमारा IUPAC ने एक हमारा रूल बनाया है बच्चों कि जब भी हम किसी एटम का हम सिंबल लिखते हैं तो वो फर्स्ट लेटर जो सिंबल हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर हम ले रहे हैं वो कैपिटल होना चाहिए। अगर हम किसी एलिमेंट से दो, ऐसा है किसी से हम 1 लेटर लेते हैं तो किसी से हम 2 लेटर लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम से Al लिया। अब Al लिया तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए, मगर फर्स्ट लेटर के बाद जो सेकंड लेटर हमारा आएगा वो हमारा स्मॉल लेटर होना चाहिए। अगर हम एल्युमिनियम को Al ऐसा लिखे तो ये गलत है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों कैपिटल लिखा है, तो दोनों कैपिटल नहीं होना चाहिए। एक हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा हमारा स्मॉल लेटर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब जैसे हम कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कोबाल्ट का सिंबल जो है CO। ठीक है बच्चों, C कैपिटल O स्मॉल, फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया है बच्चों, तो C कैपिटल O स्मॉल। अगर इसको हम CO लिखेंगे तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि हमने C भी कैपिटल लिखा है, O भी कैपिटल लिखा है, तो ये हमारा गलत हो जाता है एज पर IUPAC के रूल के हिसाब से। तो अब हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे है जिनका, इन एलिमेंट्स में तो हमने देखा किसी का फर्स्ट लेटर ले लिया है, किसी का फर्स्ट 2 लेटर लिया है।
अब कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जिनमें क्या किया है, फर्स्ट लेटर तो लिया है, फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर जो है वो बीच में कोई और लेटर भी ले सकता है उन्होंने कहा। जैसे हमारा क्लोरीन है, जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल है Cl, ठीक है बच्चों, C कैपिटल L स्मॉल, Cl। मगर इसका देखो फर्स्ट लेटर C है, सेकंड लेटर H है, तो इसका सिंबल CH नहीं लिया है, इसका सिंबल लिया है Cl, ठीक है बच्चों। अब जब इसका सिंबल Cl लिया है तो इससे आपको मालूम हो गया कि कुछ लेटर्स का हमारा फर्स्ट लेटर तो हो, कुछ एलिमेंट्स का जब सिंबल लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर तो हमारा होगा, मगर फर्स्ट लेटर के बाद जो है सेकंड लेटर जो है वो इसका सेकंड लेटर नहीं होगा, ये कहीं से भी हो सकता है बीच में, ठीक है बच्चों, बीच में कहीं से भी हो सकता है। और साथ में अब ये भी याद रखना है कि कुछ जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का सिंबल जो है वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया, किसी का जर्मन भाषा से लिया गया और किसी का ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा कॉपर है, अब यहां पे हमने कॉपर लिखा है, ये कॉपर जो है इसका साइप्रस है, तो कॉपर का जो सिंबल जो है वो हमने लिया है Cu, ठीक है। ये हमारा कॉपर में यू तो कहीं नहीं आता है, तो ये हमारा इसके इस नाम से लिया गया है, साइप्रस नाम से, ठीक है बच्चों। वैसे ही जो हमारा आयरन जो है, आयरन जो है बच्चों, आयरन जो एलिमेंट है ये इनको आयरन को लैटिन में, लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, ठीक है बच्चों। लैटिन भाषा में आयरन को फेरम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसीलिए आयरन का सिंबल जो है फेरम से लिया है Fe, ठीक है बच्चों। आयरन यहां पे तो Fe कहीं है ही नहीं, मगर इसका सिंबल लिया है Fe, ठीक है बच्चों, फीरम से, FERRUM, फीरम से Fe लिया है, फर्स्ट टू लेटर। जैसे सोडियम जो है, सोडियम को हम लिखते हैं Na, सोडियम में तो कहीं N आता नहीं है, तो सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, ठीक है। लैटिन भाषा में सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, तो नाइट्रियम का Na लिया है, ठीक है बच्चों। वैसे ही हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का तो POTASSIUM, पोटेशियम, मगर इसका जब सिंबल लिखते हैं तो हम K लिखते हैं, पोटेशियम का सिंबल हम K लिखते हैं, मगर पोटेशियम में तो कहीं K नहीं आता है। पोटेशियम को हम लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, KALIUM, कैलियम कहते हैं, तो कैलियम का K लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो सिंबल्स उस टाइम पे जितना हमारा एलिमेंट्स हमें मालूम था उन एलिमेंट्स का सिंबल दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब इस सिंबल और जो कॉमन एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का सिंबल आपके बुक में दिया है बच्चों। आपने इसको अभी जाके एकदम से याद रट्टा नहीं करना है बच्चों। आप जब हम केमिस्ट्री करते रहेंगे तो साथ साथ जब हमारा ये कॉमन एलिमेंट्स के बारे में हम करते करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा बच्चों। जैसे अभी आपको मालूम है अब हाइड्रोजन का तो H है, आपको ये पहले ही मालूम है हाइड्रोजन का H है, कार्बन का क्या है मालूम है आपको, कार्बन को हम C लिखते हैं, ऑक्सीजन को आप, ऑक्सीजन का सिंबल आपको मालूम है क्या है, ऑक्सीजन को आप O लिखते हो। वैसे ही बाकी सबका भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, इसको एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। एटॉमिक मास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जब मास की बात आता है तो वेट, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूं आपका वेट कितना है, तो आप क्या क्या बताते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका वेट कितना है, आप झट से बताते हो मेरा वेट 50 kg है सर, मेरा वेट 30 kg है सर, मेरा वेट 60 kg है सर। ये हम कैसे बताते हैं, आप कैसे बता रहे हो कि वो आपका वेट 50 kg है। आप वेइंग मशीन के ऊपर गया, वेइंग मशीन में आपने देखा आपका वेट कितना है, ठीक है। बाजार से आप सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी लेने जाते हो तो आपका पेरेंट्स क्या कहता है, बाजार जाके 1 आलू लेके आओ, ऐसा तो कहता नहीं है, वो क्या कहते हैं 1 किलो आलू लेके आओ। तो आप बाजार जाते हो, आप दुकानदार को कहते हो मुझे 1 किलो आलू दो,
ठीक है, ऐसे ही बोलते हो ना आप, 1 किलो आलू दो। आप ऐसा तो नहीं बोलते हो मुझे 10 आलू दे दो, ऐसा तो आप नहीं बोलते हो। 1 किलो आलू दो, 2 किलो आलू, आधा किलो आलू, ऐसे बात करते हो आप। ये तो हुआ जब हमारा जो मैटर जो है वो बहुत बड़ा था, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते थे, वे कर सकते थे। अब जब हम एटम की बात करें, ठीक है, जब एटम की बात करें तो अब भी हमने बताया कि एटम इतना छोटा है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब इस एटम को भी हम क्या किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख के उसका वेट देख सकते हैं? अभी आप सबका आंसर होगा नो, क्योंकि एटम इतना छोटा है उसको वेइ नहीं कर सकते, वेइंग मशीन के ऊपर वो नहीं रख सकते, ठीक है। मगर अब हम ये क्लास जो ले रहे हैं, हम उस 18th सेंचुरी की एंडिंग की बात कर रहे हैं, जब 19th सेंचुरी शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। तब हमारे पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था। आजकल हमारे पास है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटम का वेट देख सकते हैं आज के जमाने में। मगर उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस जमाने में एटम का वेट निकालना इम्पॉसिबल था। मगर हमने फर्स्ट पार्ट में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने एक पोस्टुलेट दिया, ठीक है बच्चों, याद है? डाल्टन ने एक पोस्टुलेट दिया। उस पोस्टुलेट में क्या कहा था कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हर एक एटम का एक मास होता है, ठीक है बच्चों। उन्होंने कहा था हर एक एटम का एक क्या होता है, एक मास होता है। यह बहुत ही कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था हमारा जॉन डाल्टन ने कि हर एक एटम का अपना एक मास होता है। और साथ में उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में उन्होंने बताया कि जो हमारा सेकंड लॉ जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उन्होंने बताया कि हमारा जो कुछ एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करके एक नया हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। और जो नया कंपाउंड बनता है वो फिक्स रेशियो में बनता है, ये कहा था उन्होंने। तो एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन, CARBON, कार्बन, जिसका सिंबल C है। कार्बन को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, OXYGEN, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सिंबल है CO, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां क्या देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये भी एक एटम है, ये दूसरा भी बनाता है, मगर अभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब जब हमने कल क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया कि इनका ये कांस्टेंट होगा तभी जाके बनेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है क्या होता है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तभी जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर इस रेशियो में होगा, इस स्मॉल रेशियो में होगा तभी जाके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हमने क्या करना था उस टाइम पे। अब जब हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बताया था तो सारे साइंटिस्ट को ये सब तो इजीली समझ में आया था, क्योंकि जॉन डाल्टन ने वेल एक्सप्लेन किया था। अब समझ में आ गया तो सब क्रेज था कि हम जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का मास हम निकालेंगे। अब हर एक एलिमेंट्स का मास निकालना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। अब उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपैरिजन किया मास को, ठीक है। अब मास को कंपैरिजन किया, कैसे कंपैरिजन किया, अब देखो यहां पे कार्बन भी एक ही है, ऑक्सीजन भी एक ही है। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है उसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमने देखा कि एक कार्बन का वेट जो है वो 3 ग्राम है और एक का ऑक्सीजन का वेट जो है वो 4 ग्राम है।
ठीक है। अब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से भारी कौन सा है? कार्बन भी एक ही है, ऑक्सीजन भी एक ही है। अब इनका वेट अगर देखें तो कार्बन का वेट आया 3 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट आया 4 ग्राम। ठीक है। अब इन दोनों में से भारी कौन सा है? भारी तो ऑक्सीजन है। ठीक है। जब हमने कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया? कार्बन के साथ। ऑक्सीजन को जब हमने कार्बन के साथ कंपेयर किया तब हम कह सकते थे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो भारी है। अब ऑक्सीजन कितना भारी है कार्बन से? कार्बन से ऑक्सीजन कितना भारी है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना बच्चों। अब ऑक्सीजन का वेट जो है 4 ग्राम है, कार्बन का वेट जो है वो 3 ग्राम है। अब 4 ग्राम को 3 ग्राम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कितने टाइम्स जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से भारी है। ठीक है। तो यहां पे हमें कितना, ये एक रिलेटिव मास यूनिट मिला। ठीक है बच्चों, एक रिलेटिव मास, एटॉमिक मास यूनिट मिला। तो इसको हम कहते थे पहले एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कहते थे एटॉमिक मास यूनिट और इस यूनिट को लिखते थे AMU। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट AMU। मगर बाद में IUPAC ने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे स्मॉल लेटर U के साथ। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर U के साथ, और U जो है वो क्या है? यूनिफाइड मास। ठीक है। U मींस यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड मास है। तो अब हम एटॉमिक मास यूनिट को AMU नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं U। ठीक है बच्चों। अब जब हम इसको ऐसे कंपैरिजन कर रहे थे, जब हम इसको इतना टाइम्स मींस जब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, 4 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फ्रैक्शन में मिलेगा हमें। ठीक है। अब फ्रैक्शन तो ठीक नहीं होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रैक्शन। इसीलिए उस टाइम का साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, हम एक ऐसा एक स्टैंडर्ड लेंगे जिसके साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो उसका जो रेशियो जब हम निकालेंगे तो जो हमारा यूनिट निकलेगा AMU, जो एटॉमिक मास यूनिट जो निकलेगा, हमारा U जो निकलेगा वो हमारा होल नंबर हो, वो हमारा फ्रैक्शन ना हो, वो हमारा होल नंबर हो। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या लिया? उन्होंने स्टैंडर्ड लिया उस टाइम पे। किसको? उन्होंने उस टाइम पे स्टैंडर्ड लिया हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया जिसका एटॉमिक यूनिट जो है वो जो 16 है, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन 16 को लिया और इनका एटॉमिक मास यूनिट जो है 1/16। ठीक है, ऑक्सीजन का लिया। अब उन्होंने ऑक्सीजन ही क्यों लिया? अब ये क्वेश्चन है ना, इतना उस टाइम पे काफी एलिमेंट्स हमें मालूम थे, उन सब को छोड़ के हमने उस टाइम साइंटिस्टों ने ऑक्सीजन क्यों लिया? इसका 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंबाइन होके वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड बनाता है, फर्स्ट रीजन। और सेकंड रीजन, जब हम 1:16 रेशियो में हम ऑक्सीजन को ले रहे थे तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था, जो हमारा यूनिट आ रहा था, एटॉमिक मास यूनिट आ रहा था, वो आ रहा था हमारा होल नंबर। ठीक है, वो हमारा होल नंबर आ रहा था। तो हमारा क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा चल रहा था। मगर 1961 में, कब? 1961 में फिर हमारा साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल साइंटिस्ट जब उनमें डिस्कस हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है हम स्टैंडर्ड जो है ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्ड किसको लेंगे? स्टैंडर्ड हम कार्बन 12 लेंगे। ठीक है बच्चों, किसको स्टैंडर्ड लेंगे? कार्बन 12 स्टैंडर्ड लेंगे। कार्बन 12 क्या है? इट्स आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक आइसोटोप्स है जो हमारा कार्बन 12 है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि कार्बन 12 हम लेंगे। तो कार्बन 12 के बेस, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मान के हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे बाकी सबका, बाकी एलिमेंट्स का। अब अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक ले टर्म में आपको बताता हूं।
ठीक है बच्चों, अगर आपको यह कंफ्यूजन लगता है तो इसको मैं आसानी से बताऊंगा विदाउट साइंस, साइंस को न लिए। आप मान लीजिए आपके पास एक क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। मान लीजिए आप एक फ्रूट सेलर है, उस फ्रूट सेलर के पास एक वाटरमेलन है। क्या है उनके पास? एक वाटरमेलन, ठीक है। आप वो फ्रूट सेलर जो है वो फ्रूट बेचता है, डिफरेंट फ्रूट बेचता है, वो सिर्फ वाटरमेलन तो नहीं बेचता है, मगर उसको फ्रूट बेचने के लिए एक वेइंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 1 किलो वाला, ठीक है, 1 किलो आधा केजी करके एक हमारा मास होना चाहिए, ठीक है। उसके पास वो नहीं है, तो वो क्या मान के चलता है? वो मान के चलता है कि ये जो हमारा एक वाटरमेलन जो है ये किसके बराबर है? ये 12 यूनिट के बराबर है, ठीक है। एक वाटरमेलन जो है कितने के बराबर है? 12 यूनिट के बराबर है। तो ये क्या करता है, इस वाटरमेलन को 12 टुकड़े में, इक्वल हिस्से में ये डिवाइड कर देता है, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या कर दिया, इसको एग्जैक्ट 12 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जो 12 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक पार्ट यूं आएगा, ठीक है बच्चों, जो हमारा ये एक पार्ट वाटरमेलन का एक पार्ट। अब इस एक पार्ट क्या है, ये हमारा ये होल है 1, एक वाटरमेलन। अब एक वाटरमेलन का जो हमारा 16 पार्ट का एक जो छोटा सा लिया, ये हो गया हमारा सॉरी, इसको हम 12 कार्बन मान के चलते हैं, तो 1:12, ठीक है। इसको हमने 12 हिस्से में काटा ना, तो 12 हिस्से में काटा तो हमारा एक हिस्सा जो आया वो है 1:12। अब वो उन्होंने उसने क्या किया, उसने कहा कि जो ये हमारा 1:12 है ये हमारा एक यूनिट है, इसको इसने बताया एक यूनिट है हमारा, ठीक है। अब वो बाकी फ्रूट्स को बेचते हैं इस यूनिट के बेस पे। वो अपने टोकरी में जो वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन में अब मैंने एप्पल खरीदना है उनसे, ठीक है, हम एप्पल खरीद रहे हैं उनसे, तो वो क्या करेगा, एक साइड पे तो वो एप्पल रखेगा और दूसरा साइड पे वो, उसके पास वेइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, दूसरे जगह पार्ट पे वो करेगा, वो इसका यूनिट रखेगा, ठीक है। ये 1:12 यूनिट जो है इस यूनिट को रखेगा और इसको कंपेयर करेगा कि जो हमारा एप्पल, मुझे 2 एप्पल चाहिए, उस एप्पल का वेट कितने यूनिट के बराबर है। अगर 1 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट का इतना पैसा, 1 यूनिट का 10 रुपया, ठीक है, 1 यूनिट का 10 रुपया। अगर ये 1 यूनिट के बराबर हो रहा है तो मुझे 10 रुपये देना पड़ेगा। अगर ये 2 यूनिट के बराबर होगा तो मुझे 20 रुपये देना पड़ेगा। तो अब इसको हमने कंपेयर किया ना, यूनिट, कितना यूनिट आया, ठीक है। अब हम यही बोलेंगे ना सब्जी वाले को, जो फ्रूट वाले बेचने वाले को, कि मुझे एप्पल चाहिए, ये कितना एप्पल चाहिए, 5 एप्पल चाहिए, 5, तो वो बताएगा 5 एप्पल का तो 3 यूनिट बनता है, 5 एप्पल का 3 यूनिट बनता है, तो 3 यूनिट का आपको इतना पैसा लगेगा, क्योंकि 1 यूनिट का ये है। तो ये जो यूनिट जो है, इसको हम, ये फ्रूट सेलर जो यूनिट लिया इन्होंने, इसको हम कहेंगे फ्रूट मास यूनिट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्रूट लिया है। अब हमने क्या किया है, हम मान के चलते हैं इसको कार्बन मान के चलते हैं। तो इसको अगर हम कार्बन मान के चलते हैं, ये कार्बन एटम है, तो इसको हम फ्रूट नहीं बोलेंगे, इसको एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले हम AMU लिखते थे, मगर आजकल हम इसको U लिखते हैं, ठीक है बच्चों। एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया, ठीक है। अब अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है, मैंने पहले कहा आपको, ये एक रिलेटिव मास यूनिट है, किसी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लिया है, उस स्टैंडर्ड के साथ हम रिलेट कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे द एवरेज ऑफ मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसका एवरेज, उस एटम का एवरेज निकाल रहे हैं, इस एटम का हम एवरेज निकाल रहे हैं विथ कंपेयर टू द 1/12 मास। 1/12 मास किसका, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था एटॉमिक मास यूनिट।
होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बाद में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।